दोस्तों, आप लोग अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप लोगों का MHD 6 का एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो है MHD 6 का एक 5 इयर्स प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व्ड एक ई बुक है, जिसे ओनली 99 रुपीज़ में बच्चों तक पहुंचाया जा रहा है। अगर आप लोगों को भी इसकी ज़रूरत हो तो आप लोग हमें व्हाट्सअप नंबर जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इसी PDF का एक क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, जो कि प्रश्न है हमारा ये वाला। जो पेपर है, मैं आप पहले पेपर दिखा दूँ आप लोगों को। पेपर है जून 2022 का, ये पेपर है हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। तो इसका एक क्वेश्चन है 3 नंबर वाला। यहाँ पर देखिए, ये जो 3 नंबर का दिया हुआ है, ठीक इसके नीचे वाला अथवा वाला जो दिया हुआ है उसको हम लोग देखने वाले हैं। प्रश्न में कहा गया है कि नवजागरण और आधुनिक बोध से आप क्या समझते हैं, विस्तार से चर्चा कीजिए। इसी प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो चलते हैं हम लोग नीचे, हमारा आंसर नीचे दिया हुआ है। ठीक है, नीचे हम लोग जाएंगे। यहाँ पर आप लोग साइड में, लेफ्ट साइड में आप लोग यहाँ पर PDF का पेज देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें 34 नंबर पेज को सिलेक्ट करना है, जहाँ पे इसका आंसर हमें मिलेगा। ठीक है, ये रहा, अथवा देकर लिखा हुआ है, नवजागरण और आधुनिक बोध से आप क्या समझते हैं, विस्तार से चर्चा कीजिए। ये रहा प्रश्न। सबसे पहले हम लोग इसका आंसर जब लिखना शुरुआत करेंगे तो हम लोग लिखेंगे भूमिका, और भूमिका के अंदर ये सारी चीज़ें हम लोग लिखेंगे। ठीक है, पहला है, हिंदी साहित्य के इतिहास में नवजागरण और आधुनिक बोध दो अत्यंत महत्वपूर्ण धारणाएं हैं, जो न केवल साहित्य के विषयों को बदलती हैं बल्कि लेखकों की जो सोच है, लेखक जो हैं उनकी सोच को, उनकी दृष्टिकोण को, सामाजिक जो उत्तरदायित्व होते हैं उनको एक नया मोड़ देती है। नवजागरण का मतलब हो गया लोगों को जगाने का काम करता है, मतलब लोगों के अंदर चेतना विकसित करना। ठीक है, तो नवजागरण वह ऐतिहासिक और वैचारिक परिवर्तन है, मतलब एक ऐसा चारों तरफ से परिवर्तन है। वैचारिक का मतलब हो गया चारों तरफ से एक तरह का परिवर्तन है, जो भारत में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उपनिवेशवाद, पश्चिमी शिक्षा और समाज सुधार आंदोलनों के प्रभाव से उत्पन्न हुआ था। तो ये जो आप लोगों के क्वेश्चंस बने हैं, जो पॉइंट्स, 2 पॉइंट से आप लोगों के क्वेश्चन बनाए गए हैं, 2 बिंदु से, नवजागरण और आधुनिक बोध। आधुनिक का मतलब हो गया आजकल का जो समय है, या फिर जो 1857, ठीक है, उसके बाद का जो समय है, जिसे हम लोग आधुनिक काल के नाम से जानते हैं यहाँ पर। तो हो सकता है वो जो काल है उसमें थोड़ा जो ईयर है उसका इधर उधर हो सकता है, उसको आप लोग माइंड मत करिए। बस इसको देखिए कि आधुनिक बोध से आप क्या समझते हैं। ये कहा गया है बोध मतलब हम लोग क्या समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो पश्चिमी शिक्षा है, समाज सुधार है, इसके आंदोलन जब हुए उपनिवेशवाद का, इसी से उत्पन्न हो गया हमारा ये दोनों शब्द, नवजागरण और आधुनिक बोध। जबकि आधुनिक बोध उस जागरण का परिणाम है जिसमें व्यक्ति की चेतना, मैंने कहा था ना, चेतना उसके समाज के प्रति जो दृष्टिकोण है, आत्ममूल्यांकन और वैचारिक स्वतंत्रता प्रमुख रूप से उभरती हैं। तो इसको जो आंसर हम लोग लिखेंगे ना, इसका जो आंसर लिखेंगे उसको हम लोगों ने यहाँ पर पॉइंट वाइज अलग कर दिया है, ताकि आप लोग जब एग्जाम में लिखें तो आप लोगों को ये पॉइंट याद रहेंगे। अगर आप लोग सिर्फ पॉइंट को भी अगर अपने नोट डाउन कर लेते हैं तो यहाँ से आंसर आप आराम से बनाकर लिख सकते हैं। पहला नंबर पॉइंट है हमारा नवजागरण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक है, इसके अंदर लिखा गया है, भारत में नवजागरण का आरंभ जो था मुख्यतः अंग्रेजी शासन की स्थापना, पश्चिमी शिक्षा के प्रचार करना और मिशनरियों की सांस्कृतिक चुनौतियों के उत्तर में हुआ था। इसमें जो पश्चिमी शिक्षा था उसमें राजा राम मोहन राय, मतलब ये सारी चीज़ों में राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, महात्मा जो फूले थी, ठीक है, स्वामी दयानंद आदि समाज सुधारकों ने रूढ़ियों, अंधविश्वासों और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं, आप लोग अगर याद रखते हैं तो आप लोग एग्जाम में आराम से लिख पाएंगे। समाज में जो समाज को सुधारने के लिए जो रूढ़ियाँ चली आ रही थी, रूढ़ियाँ का मतलब हो गया जो बहुत पुरानी जो परंपरा है उसको तोड़ना, उसका खंडन करना।
तो यहाँ पे रूढ़ियाँ जो चली आ रही थी, अंधविश्वास जो फैला हुआ था और सामाजिक जो कुरीतियाँ प्रचलित थी, उसके विरुद्ध इन लोगों ने आवाज़ उठाई। ठीक है, यही सामाजिक आंदोलन आगे चलकर हिंदी साहित्य में भी नवीन चेतना के रूप में व्यक्त हुआ। ठीक है, दूसरे नंबर जो बिंदु है उसमें हम लोग देखेंगे नवजागरण का वैचारिक आधार क्या था। तो नवजागरण केवल पश्चिमी प्रभाव का परिणाम नहीं था। यहाँ पे पहले तो हम लोगों ने देखा था पश्चिमी शिक्षा के बारे में, लेकिन सिर्फ पश्चिमी का प्रभाव नहीं है, बल्कि भारतीय परंपरा के पुनर्पाठ का भी एक प्रयास था। इसमें एक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, स्वतंत्रता की आकांक्षा, लोकतांत्रिक मूल्यों की प्रतिष्ठा दिखाई देती है। तो दूसरी ओर आत्म पुनराविष्कार, भारतीय गौरव का पुनर्स्मरण और आधुनिकता के साथ संतुलन भी देखा जा सकता है। तो नवजागरण काल में व्यक्ति जो है वो समाज, राष्ट्र, इन तीनों स्तरों पर जागृति आई है। यहाँ पर एक चीज़ और देखने लायक है, जो यहाँ पे शब्द बोला गया है कि पुनर्पाठ, जो ये शब्द यूज किया गया है यहाँ पे, पुनर्पाठ का मतलब हो गया भारतीय परंपरा को फिर से पढ़ने का समय आ गया था, जिसमें क्या हुआ, यहाँ पर पुनर्आविष्कार, आत्म पुनर्आविष्कार करना, लोगों के सोई हुई आत्मा को फिर से जगाना, भारतीय जो गौरव है हमारा, भारतीय जो चीज़ें गौरव बनी हुई है उसको स्मरण करना, ठीक है, पुनः स्मरण करना, और आधुनिकता जो अभी वर्तमान समय में चल रही है उसके साथ हमें संतुलन बनाकर इसको देखा जा सकता था, या फिर अभी भी जा सकता है, इसलिए यहाँ पे है लिखा हुआ है। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो हिंदी साहित्य में नवजागरण की अभिव्यक्ति क्या है। हिंदी साहित्य में नवजागरण की क्या अभिव्यक्ति है, क्या बताया गया है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी नवजागरण का प्रमुख वाहक माना जाता है। वाहक का मतलब हो गया जो नवजागरण का जो परचम लेकर चल रहा है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही माना गया है। और इसमें उन्होंने नाटक लिखे, निबंध लिखा, कविता, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से सामाजिक चेतना जगाने का उन्होंने काम किया था, राष्ट्र प्रेम दिखाई, नारी शिक्षा के ऊपर बात कही, भाषा सुधार किया, और उपनिवेश जो अंग्रेजी शासन था उसके विरुद्ध इन्होंने साहित्य विषय पर साहित्य भी बनाया। भारत दुर्दशा जो इनकी एक रचना है, भारत दुर्दशा नाटक, अंधेर नगरी जो नाटक है, और जैसे नाटकों में मैंने कहा नाटक है, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी दोनों नाटक है। जैसे नाटकों में सामाजिक विसंगतियां तीव्रता से चित्रित हुई है। अगर आप लोग भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी ना पढ़े हो तो एक बार जरूर पढ़ लीजिए, आपको गूगल में भी मिल जाएगा। आधुनिक बोध की अवधारणा जो दिया हुआ है, यहाँ पर कहा गया है कि आधुनिक बोध क्या है। यहाँ पर हम लोगों ने नवजागरण देख लिया था, आधुनिक बोध की अवधारणा क्या है, क्वेश्चन में अवधारणा ही पूछा गया है। तो आधुनिक बोध एक वैचारिक और अनुभूतिगत चेतना है, चारों तरफ से, मतलब वैचारिक चारों तरफ, और अनुभूति जिसकी हम लोग अनुभूति कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ऐसी एक चेतना है जिसमें व्यक्ति अपने अस्तित्व, समाज की वास्तविकताओं, नैतिक द्वंद्वों और जीवन की जटिलताओं के प्रति सजग होता है। व्यक्ति जो है चारों तरफ से सजग हो जाता है अपनी जिम्मेदारियों के प्रति। इसमें लेखक केवल मनोरंजन या आदर्श प्रस्तुत नहीं करते, बल्कि यथार्थ का गहराई से टटोलते हैं। यथार्थ जो है उसको यथार्थ को गहराई से टटोलते हैं। यह बोध साहित्य को अनुभवात्मक, तर्क संगत और आत्मविमर्शात्मक और संशयग्रस्त बनाता है। ठीक है, तो आधुनिक बोध की अवधारणा यही है कि जो व्यक्ति है उसको एक चेतना जागृत होती है जिसमें वो अपनी अस्तित्व को, अपने जीवन के चल रहे जटिलताओं को और वास्तविकताओं को समझ पाता है। यह केवल एक मनोरंजन नहीं है, बल्कि यह एक यथार्थ है। यथार्थ का मतलब हो गया एक सच्चाई है जिसे समझना और उसको मतलब गहराई से टटोलना पड़ता है, समझना पड़ता है। उसके बाद यह बोध साहित्य, यह जो आपको ज्ञान मिलेगा या फिर जो आप अनुभूति कर पाएंगे, ये साहित्य को अनुभवात्मक, तर्क संगत और आत्मविमर्शात्मक, संशयग्रस्त बनाता है। उसके बाद है आधुनिक बोध और व्यक्ति चेतना का जो विकास है, 5वें नंबर में है कि आधुनिक बोध का मूल केंद्र व्यक्ति है। जब अब व्यक्ति समाज से कट कर नहीं बल्कि समाज के भीतर संघर्ष करता हुआ दिखाई देता है। जो आधुनिक बोध है इसमें क्या होता है कि व्यक्ति जो है वो चेतना का विकास करता है, व्यक्ति चेतना का विकास करता है, लेकिन कैसे, जो भी आदमी है वो इसका मूल केंद्र है, क्योंकि वो समाज से बाहर नहीं है बल्कि समाज के भीतर ही है और समाज से संघर्ष करता हुआ दिखाई देता है। प्रेमचंद के पात्र हों या अज्ञेय के, यहाँ पे उदाहरण के तौर पर दिया गया है कि चाहे मुंशी प्रेमचंद के पात्र हों या फिर सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह जो अज्ञेय हैं उनके, या फिर मुक्ति बोध के आत्मसंघर्ष हों, निर्मल वर्मा की चेतना हर जगह व्यक्ति अपने स्व को खोजता है।
निर्मल वर्मा, मतलब इन सारे कवियों का उदाहरण लेकर बताया गया है कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति अपने स्व को खोज रहा है। स्व मतलब स्वयं को खोजता है। यह बोध व्यक्ति की स्वतंत्रता, अस्मिता और सोच के अधिकार की प्रतिष्ठा करता है। ठीक है। उसके बाद है छठे नंबर पॉइंट में सामाजिक यथार्थ और वर्ग चेतना, जिसमें कहा गया है कि नवजागरण ने जहां समाज सुधार को विषय बनाया, वहीं आधुनिक बोध ने उस समाज के भीतर छिपे आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक शोषण को उजागर किया। नवजागरण जो समाज का विषय, समाज सुधार के लिए विषय बनाया गया नवजागरण का, वहीं आधुनिक बोध ने क्या किया, समाज में जो शोषण चल रहा था, जो आर्थिक और राजनीतिक तरीके से जो शोषण चल रहा था, सांस्कृतिक तरीके से, सारी चीज़ों को उजागर करता है। प्रेमचंद जिन्हें कहानियों का सम्राट कहा जाता है, तो प्रेमचंद की कहानियों में और फणीश्वरनाथ रेणु जो हैं, उनका जो रचना है मैला आंचल, नागार्जुन और तिलोचन की कविताएं, इन सभी में यथार्थ का निर्भीक चित्रण और वर्गीय दृष्टिकोण से विश्लेषण दिखाई देता है। आधुनिक साहित्य अब केवल मनोरंजन नहीं है, बल्कि परिवर्तन का औजार बन गया है। परिवर्तन का औजार बनना मतलब एक हथियार बन गया है कि अब परिवर्तन होकर रहेगा। उसके बाद है स्त्री विमर्श और लैंगिक चेतना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। नवजागरण ने स्त्री शिक्षा और समानता की मांग उठाई थी कि हम पुरुष के समान हैं बोलकर, पर आधुनिक बोध ने स्त्री के अनुभवों को उसकी दृष्टि से प्रस्तुत किया। लेकिन आधुनिक नवजागरण ने तो कहा कि हम लोग समानता की मांग करते हैं, लेकिन आधुनिक बोध ने ये कहा कि जो स्त्री के अनुभवों की जो दृष्टि है, उसका आधुनिक बोध ने प्रस्तुत किया, जिसमें महादेवी वर्मा, मनु भंडारी, मृणाल पांडे, प्रभा खेतान आदि लेखिकाओं ने स्त्री की अस्मिता को लेकर, संघर्ष को लेकर, दमन और मानसिक द्वंद्वों को साहित्य में प्रमुख स्थान दिया। यह प्रवृत्ति नवजागरण की सीमाओं को तोड़ती है और साहित्य को समावेशी बना देती है। ठीक है। भाषा और अभिव्यक्ति की आधुनिकता जो है, आधुनिक बोध के साथ जो भाषा में परिवर्तन आता है, अब भाषा केवल श्रृंगार या क्लासिक नहीं रही। भाषा जो थी वो केवल श्रृंगारिक नहीं है या फिर क्लासिक नहीं है, वह यथार्थ, विडंबना और गहन अनुभूतियों की संवाहिका बनती है। नई कहानी के दौर में जो भाषा अधिक संवादशील, बिंबात्मक और प्रतीकात्मक बन गई, शमशेर, अज्ञा, केदारनाथ सिंह, निर्मल वर्मा की रचनाओं में वो भाषा चेतना स्पष्ट दिखती है। मतलब जो लेखक नई कहानी में आए, उनके समय में जो भाषा से संवाद हो रहा था, जब ये लेखक आए शमशेर, अज्ञा, केदारनाथ, तो इनके जो संवाद शैली थी उसमें चेतना स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। औपनिवेशिक सत्ता और राष्ट्रवाद की पुनर्व्याख्या, यहाँ पर 9 नंबर का पॉइंट है, जिसमें कहा गया है कि आधुनिक काल में राष्ट्रवाद एक पवित्र भावना था। राष्ट्रवाद होना मतलब हम लोग अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, किंतु आधुनिक बोध ने औपनिवेशिक स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्रवाद की जटिलताओं की भी विवेचना की। नवजागरण ने कहा कि राष्ट्रवाद एक पवित्र भावना है, लेकिन आधुनिक बोध कह रहा है कि ये साथ ही साथ सत्ता, स्वतंत्र आंदोलन और राष्ट्रवाद की जटिलताओं की विवेचना भी है। निराला, ठीक है, निराला की कविताओं में राष्ट्र प्रेम के साथ विरोध का स्वर भी है, तो मुक्ति बोध में सत्ता की आलोचना और सत्ताधीशों की धूर्तता का चित्रण भी है। जो सत्ता मतलब जो सत्ता पर बैठा है, ठीक है, जिसके हाथ में पावर है, उसकी आलोचना भी करते हैं मुक्तिबोध, और साथ में उसकी जो धूर्तता है, वो किस तरह से धूर्त मतलब इंसान वाला काम करता है, इन सारी चीज़ों का चित्रण है। इस प्रवृत्ति ने साहित्य को राजनीतिक रूप से भी अधिक सजग बनाया। 10 नंबर का हमारा जो बिंदु है वो है कि आत्मसंघर्ष, संशय और दार्शनिकता। आधुनिक बोध जो था केवल समाज की आलोचना नहीं करता, वो व्यक्ति के आंतरिक संघर्ष, विचारधारात्मक उलझनों और आत्मसंदेह को भी उजागर करता है। वहीं वह जीवन को द्वंद्वात्मक दृष्टिकोण से भी देखता है, जो हमारा आधुनिक बोध है, जिसमें न पूर्ण सत्य होता है और न ही झूठ होता है। मुक्ति बोध की एक कविता है अंधेरे में। मुक्ति बोध की एक कविता है अंधेरे में जैसी कविताएं और अज्ञे का अस्तित्ववाद और निर्मल वर्मा की गहन संवेदनशीलता इसी प्रवृत्ति का उदाहरण माना जाता है। तो अंत में हम पहुंचते हैं हमारे निष्कर्ष पर, और हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि नवजागरण और आधुनिक बोध हिंदी साहित्य के दो ऐसे स्तंभ हैं जिन्होंने इसे परंपरा से आधुनिकता की ओर उन्मुख किया।
नवजागरण ने समाज को जागृत करने, रूढ़ियों को तोड़ने और राष्ट्रभाव जगाने का कार्य किया, जबकि आधुनिक बोध ने व्यक्ति के भीतर उतरकर उसके अनुभवों, विडंबनाओं, संघर्षों और विचारधारात्मक द्वंद्वों को स्वर दिया। दोनों प्रवृत्तियां साहित्य को केवल सौंदर्य नहीं बल्कि विवेक, संवेदना और परिवर्तन की दिशा प्रदान करती है। यही कारण है कि हिंदी साहित्य आज भी प्रासंगिक और आत्मिक दृष्टि से जीवंत और प्रासंगिक बना हुआ है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में किसी और प्रश्न को लेकर आएंगे तो उसके ऊपर देखेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।